कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित्य का नया चैनल डायनेमिक संवाद टीवी। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाइए ताकि आप भी विश्व के साहित्य पटल पर उभर सके। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। नमस्ते, आइए सुनते हैं कहानी पेंडुलम। यह नाटक पिछले 2 साल से चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्यों बार बार भाग आती है तू? अरे अच्छा भला लड़का है, बड़ा घर है, सारे ठाट बाट हैं, फिर भी तेरा वहाँ मन क्यों नहीं लगता? माँ अटैची हाथ में देखते ही दरवाजे पर ही बिफर पड़ी। मन में गुस्से का गुबार उठ रहा था। लग रहा था यदि माँ दरवाजे से अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी तो मेरे लिए इस गुबार को फूटने से बचाना मुश्किल हो जाएगा। पर थैंक गॉड माँ दरवाजे से हट गई और बड़बड़ाती हुई किचन में खटर पटर करने लगी। क्या शादी के बाद लड़की का अपने ही घर से इस कदर रिश्ता टूट जाता है कि तकलीफ में मायके आने पर माँ दरवाजे पर ही हिकारत से देखने लगती है, फिर लौट आई वाली प्रश्नावली के साथ? उसका बस चलता तो उल्टे पैर लौट जाती इस दरवाजे से, पर बस उसका बस ही तो नहीं चलता। न पहले चलता था न अब चलता है। माँ तब भी उसके भाग्य को उसी हिकारत के साथ कोसती थी। कब तक यहीं पड़ी रहेगी भगवान? हे भगवान, तुमसे इसके लिए एक ठो घरवर नहीं ढूंढा जाता? विचारों में माँ द्वारा बोले गए तब और अब के डायलॉग्स के तार तुरंत टूटने जुड़ने लगे। वह चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में जाने लगी तो माँ की आवाज़ ने पीछा किया। वह कमरा बहू ने पूजा घर में बदल दिया है, उसमें मत घुसना, बहू नाराज हो जाएगी। ऊपर वाले बुआ के कमरे में जाकर पटक दे अटैची। अच्छा माँ, कहने को तो कह दिया उसने, पर इच्छा हुई कि माँ से चिल्ला चिल्ला कर पूछे कि कल की आई तुम्हारी बहू रानी को मेरा कमरा बदलने का हक किसने दिया? पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और चुपचाप ऊपर वाले बुआ दादी के कमरे में चली गई, जो एक दड़बे नुमा कमरा भर था। अपनी अटैची पटक वह बुआ दादी के पलंग के पास ही पड़ी खटिया को डाल औंधे मुंह पड़ी रही और जाने कब आँख लग गई। आँख खुली तो दरवाजे पर खटर पटर करती बुआ दादी की आवाज़ से। दादी बिजली का स्विच बोर्ड ढूंढ रही थी। उठकर उसने खट से बत्ती जला दी। दादी के चेहरे पर एक पल को उजली उजली खुशी आई और उसे देखकर, लेकिन पलक झपकते ही वह खुशी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। अरे नन्नी तू? हाँ दादी मैं, अब मैं तुम्हारे कमरे में रहूँगी। पर तू क्या लड़ झगड़ कर आई है नन्नी? नहीं तो। तब फिर ऐसे कैसे आ गई? दादी मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे ये कोई बात हुई? घर कोई साग भाजी का निवाला तो है नहीं कि अच्छा ना लगे तो थूक दो। तुम नहीं समझ सकती दादी मेरी प्रॉब्लम। मैंने दादी के कमरे में पट के पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी के रिमोट के बटन दबा दबा कर कुछ देखना चाहा, पर उसमें तारे सितारे की झिलमिलाहट से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। गुस्सा तो मन में भरा पड़ा ही था। उसे रिमोट पर उतार दिया। रिमोट फेंकते हुए दादी से पूछा, क्या देखती हो? कैसे देखती हो तुम इस कबाड़े के डिब्बे में? दादी ने व्यंग भरी पीड़ा के साथ एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कबाड़ था तभी तो मेरे कमरे में पड़ा है। चलता होता तो नीचे वाले कमरे में, बरामदे में कहीं भी लगा होता। मेरी नज़र में दादी के कमरे का पूरा मुआयना कर लिया। वहाँ न केवल टीवी कबाड़े का सामान था, बल्कि वहाँ रखा हर सामान एक तरह से कबाड़ा ही था। टूटा लोहे का पलंग, पुरानी निवाड़ वाली खटिया, टेबल फैन, अखबार की रद्दी, पुरानी लकड़ी की टेबल जो बाबूजी की बड़ी बड़ी काली जिल्द वाली पुराने कानून की किताबों से भरी पड़ी थी। देखकर मुझे हंसी आ गई। दादी तुम कबाड़ी की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? दादी ने मंदिर का प्रसाद पल्ले में बंदी गांठ से खोला। चना चिरौंजी के 4 दाने मेरी हथेली पर रख दी। ओ दादी, तुम मंदिर का चना चिरौंजी अभी भी लाती हो मेरे लिए? हाँ लाती हूँ ना, देख वो छोटे पीतल का डब्बा। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें चना चिरौंजी रखे हुए थे। मैं लाड़ से बुआ दादी के गले में झूल गई।
बुआ दादी कुछ देर तक बालों में हाथ फेरती रही, फिर धीरे से बोली, तेरी माँ के लिए मैं भी एक जिंदा कबाड़ ही थी, पर तू क्यों मेरे कबाड़ की दुकान को संभालने लौट आई? तो माँ ने मुझे यहाँ रहने का आदेश देकर शायद यही जतलाया है कि यहाँ रहेगी तो बुआ दादी की तरह कबाड़ा बनकर ही रहना होगा। नजरें उन कानून की काली काली किताबों को घूरने लगी। 28 के आंकड़े पर उसकी उम्र की सुई जब अटकी तो माँ ने इन काली जिल्द वाली किताबों को कोसा था। बाप को काले कारनामे दबाने वाली इन मनहूस काली काली किताबों का ऐसा चस्का लगा था कि अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़कर वकालत करने के लिए काला कोट पहन लिया था। इसी काले कोट और काली किताबों की छांव पड़ने से अव्वल तो उनके घर में बेटी पैदा हुई और वह भी काली सांवली। इन दिनों माँ की बहू प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे पर छांव ना पड़े, शायद यही सोचकर माँ ने बाबूजी का कोट और किताबें ऊपर पटक दी हैं। फिर बाबूजी तो रहे नहीं, तो ये किताबें यूं भी अब कबाड़ ही तो है इस घर में। बीती यादों ने उसे इस कदर उलझा दिया कि उसका सिर भन्ना रहा था। एक कप चाय का मन कर रहा था, पर वह ना तो नीचे गई, ना ही किसी ने कुछ कहा। थोड़ी देर बाद माँ ही बड़बड़ाती हुई 2 प्याली चाय लेकर ऊपर आई। ले चाय पी। बगैर कुछ बोले बुआ दादी और उसने चाय की प्याली उठा ली। माँ वहीं दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। वह भी चुप ही थी, जानती थी वह कुछ भी बोलेगी तो माँ पलटवार के लिए तैयार बैठी है। इस वक्त उसका मन परेशान था और सिर भी दर्द से फट रहा था। वह चाय पीकर खाट पर लुढ़क गई। माँ शायद इसी मौके की तलाश में थी। तुरंत दादी से मुखातिब होकर कहने लगी, आपको कुछ बताया इसने? ना, बुआ दादी बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। आपने पूछा नहीं है इससे? आपकी परंपरा बनाए रखने के लिए क्यों बार बार भागी आती है यहाँ? बुआ दादी ने रुद्राक्ष के मनकों की माला उठा ली तो माँ समझ गई कि बुआ दादी इस विषय पर बात करना नहीं चाहती। पैर पटकती माँ फिर नीचे चली गई। माँ के जाते ही बुआ ने माला पटकी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, उठ नन्नी, गई तेरी थानेदारनी, अभी वापस आ जाएगी। वो जब तक मेरे आने का कारण नहीं जान लेगी तब तक ऊपर नीचे करती रहेगी। हाँ, यह तो उसकी पुरानी आदत है, पर करे भी क्या? पहले से ही इस घर की बेटियों के लिए मैं एक उदाहरण सी बन गई हूँ। ऊपर से तू भी बार बार आकर डराती है। अब दादी के चेहरे पर उदासी छाने लगी थी। मेरी बात मान नन्नी, तू हर हाल में अपने ही घर में रह, इसी में तेरी और घर की इज्जत बनी रहेगी। जानती है ना कितने मुश्किल से 28 साल पूरे होते होते तेरा रिश्ता तय हुआ था। 10 साल तक पूरा परिवार तेरे लिए लड़का खोजता रहा था। हाँ दादी, यही तो समस्या है। इन 10 सालों की मशक्क़त और माँ भैया के उलाने ही तो बार बार मेरे कानों से टकराते हैं और मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। अगर ये उलाहने ना होते तो मैं कब से छोड़ देती उस आदमी को। 2 साल से झेल रही हूँ उसे। वर्तमान की कड़वाहट फिर अतीत में ले गई और फिर पुरानी बातों को उधेड़ने लगी। कैसे भूल सकती हूँ उन तमाम प्रदर्शनी प्रोग्रामों को, अपने जीवन के उस परीक्षण मूल्यांकन के दौर, अपनी असफलताओं को, जहाँ हर बार माँ चाची का आग्रह, अनुरोध और अंत में आदेश होता था कि थोड़ा ढंग से तैयार होना, इस बार हल्के रंग के कपड़े पहन, पिछली बार डार्क कलर में रंग ज़्यादा ही पक्का लग रहा था, बालों को जरा ढीला बांध ताकि चेहरा बड़ा ना लगे। अपनी प्रौढ़ होती उम्र को छिपाने के लिए चुपचाप माँ और चाची के अनचाहे नुस्खे अपनाती रही। जैसा वो कहती उसी तरह सजती संवरती, चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने क्रय विक्रय की वस्तु बनकर अपना प्रदर्शन करती, कितनी प्रवंचनाओं पूर्ण वर्ताओं को झेलती, तिल तिल अपने आत्मसम्मान को गलते हुए देखती, पर आत्महंता बनी हर बार किसी की दी साड़ी पहन लेती और किसी का दिया हुआ गहना। इस बार ये पहन ले बंदनी, बड़ी लकी साड़ी है, वंदना ने पहनी थी, उसे देखते ही रिश्ता ओके हो गया था। वह साड़ी सचमुच लकी निकली और इस बार एक दुबले पतले लड़के ने रिश्ता ओके कर दिया, पर साड़ी केवल ओके तक ही लकी रही। वंदना की तरह मनपसंद वरतु नहीं दिला पाई ना। बोलते बोलते जीभ सूखने लगी। उसने दादी को छोटी सुराही से पानी उंडेल कर दिया और स्वयं भी अपना गला गीला किया। दादी,
मैं बोलते बोलते रूंधे गले का प्रवाह रोकने की कोशिश कर रही थी। दादी चुपचाप बालों पर हाथ फेरती रही, फिर चेहरा उठाकर पहले आंखों में देखती रही, फिर बोली, नन्नी क्या लड़का? शब्द दादी के गले में ही फंस गए। तू हर बार कुछ बताना चाहती है ना, पर बोल नहीं पाती। मैं तो पहली बार में ही समझ गई थी तेरा चेहरा देखकर। लंबे अंतराल तक हमारे बीच एक खामोशी पसरी रही। जलते हुए बल्ब की रोशनी केवल बाहर थी, अंदर के आत्म गलियारे में गुप्त अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। दादी ने ही मौन तोड़ा। नन्नी, तो अभी भी अनछुई सी है ना? सुन, क्या वो तुझे मारता पीटता है ना? सिसकते शब्दों के साथ मैंने कहा। पहनने ओढ़ने को नहीं देता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पैसा टका गहना कपड़ा लत्ता सब है ना? हाँ। तेरे साथ प्यार से बोलता बतियाता है? हाँ। एक अच्छे दोस्त की तरह सम्मान से रखता है। पर दादी, एक छत के नीचे हम दो व्यक्ति हैं, हमारे बीच स्त्री पुरुष जैसा कुछ भी नहीं। रोज मैं इस क्रोध में तिल तिल जलती रहती हूँ कि इस पुरुष ने मुझे छला। क्या मेरे सांवले रंग की सजा मिली मुझे? रोज जब यह प्रश्न मेरे जहन में उठता है तो लगता है बस अब नहीं, अब अपने आत्मसम्मान को यूं हलाल होते नहीं देख सकती। अपने छले जाने की यह बात मेरे अंदर लावा उबालती रहती है दादी, और यह लावा बार बार मुझे जलाता है। उस पर सास ससुर अलग उलाहना देते हैं। कल ही सास का फोन आया था, कह रही थी कि बच्चा नहीं चाहिए क्या? मन तो हुआ कह दूं तुम्हें, कुंती ने वो मंत्र दिया हो तो बता दो, मैं भी सूर्य को आह्वान करके बुला लेती हूँ। वंशपुत्र न सही, सूत पुत्र तो हो ही सकता है। पर बोली नहीं है दादी। दादी, हर बार उसे अपने छल के बदले के लिए छोड़ आती हूँ, पर कुछ दिनों के बाद माँ की प्रश्न भरी निगाहों का सामना नहीं कर पाती, और इसी वजह से फिर उस आग में जलने चली जाती हूँ। घड़ी के पेंडुलम की तरह यहाँ वहाँ कर रही हूँ। दादी उम्र के 30 बसंत तो यूं ही सूखे गुजर गए थे, कुछ और यहीं रहकर काटे जा सकते थे। वहाँ उसके सामने होने पर मैं हर पल जलती रहती हूँ। बताओ दादी, मेरी गलती क्या है और कहाँ है? माँ काली होने का उलाहना देती है। अब पलट कर एक बार भी पूछूं कि मेरे पिता तो गोरे चिट्टे थे, तुम भी उजली निखरी हो, फिर मेरे लिए माँ ये काला रंग कहाँ से लाई? तो जानती हूँ फिर कभी माँ मेरे रंग का उलाहना नहीं दे सकेगी, पर ऐसा प्रश्न पूछकर मैं अपनी जन्मदात्री माँ को बेइज्जत नहीं करना चाहती। इसलिए चुपचाप माँ की पीड़ा कम करने के लिए फिर चली जाती हूँ। जब खुद की पीड़ा मेरे मन को तार तार करने लगती है और जब सहा नहीं जाता तो फिर भाग आती हूँ। आंसुओं से तर चेहरा दादी ने ऊपर उठाया था, अपनी फटी पुरानी साड़ी के पल्लू से पोंछा, फिर बोली, मुझे देख, ध्यान से देख। तेरी तरह मैंने भी पति की प्रताड़नाओं से तंग आकर मायके में पड़े रहना उचित समझा। हम दोनों की व्यथा शरीर से जुड़ी है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पति के स्पर्श के लिए तरस रही हो और मैंने पति के घिनौने स्पर्श से तंग आकर घर छोड़ा था। मैं हिंसक बलात्कारी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती थी और तुम नपुंसक को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हो। लेकिन हम दोनों के दौर में बहुत फर्क है मेरी बच्ची। मैंने दहलीज के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन तुम्हारे लिए पूरी दुनिया पड़ी है। पंख फैलाने के लिए तुम्हारा आकाश खुला हुआ है। माँ, भाई, नाते रिश्तेदारों के उलाहनों से परे हटकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर तो देखो। क्या तुम अपना शेष जीवन मेरी तरह मायके का कबाड़ा बनकर बिताना चाहती हो? उसने तुरंत नामे से हिलाया। फिर दादी ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, यदि शान से जीना चाहती हो तो अपने मायके और ससुराल वालों को सच बता दो। अपनी ये इच्छा भी कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक नपुंसक के साथ नहीं गुजार सकती। बुआ दादी के हौसले ने मानो उसे एक नई जिंदगी, एक नई राह दी। मन का पेंडुलम अब स्थिर हो चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि अब वह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी, अपनी शर्तों पर। मैं आराध्या तिवारी पीएम अपने दैनिक संपत टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कहानी, कविता और राजनीति चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे, मन को जारी रखेंगे। संवाद।